जय हिंद साथियों, आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज के सेशन में आपके लिए फिर से जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों का टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप लोग इस टेस्ट को ध्यान से लगाइए और 40 प्रश्न टेस्ट में हैं, तो 40 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ आ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों, यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सोडियम सिलिकेट। ये क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। अच्छा, सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2, ठीक है, SiO3, ये सोडियम सिलिकेट का फॉर्मूला है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है क्या है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको शाम में 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। इसके बाद एक और क्लास है रात में 8 बजे, तो दोनों क्लास को आपको अटेंड करने हैं। तो इसको बोलते हैं स्प्रे फ्रीजिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्प्रे फ्रीजिंग। सबसे तेज हिमीकरण विधि है स्प्रे फ्रीजिंग, जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव बताना है जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन शायद हमने परसों भी आपको बताया था। चलिए, क्वेश्चन 3 के लिए बताइए, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव क्या है जो अभिक्रिया को कंट्रोल करता है। तो यह है नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़ का इस्तेमाल अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए होता है। और नियंत्रक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? कैडमियम या फिर बोरोन का। याद कीजिए, हमने आपको बताया था। चलिए, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो इसके लिए 2 गैस जिम्मेदार है, हमने आपको बताया था, SO2, दूसरा NO2। ये दोनों गैस जिम्मेदार है। तो ऑप्शन में यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 दिया हुआ है। अच्छा, अम्लीय वर्षा का pH मान पूछे कितना होता है? 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का pH मान। चलिए, अगला क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस में। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को आधे घंटे तक गर्म किया जाता है कितने डिग्री ताप पर? तो 65 डिग्री ताप पर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए, क्वेश्चन 7 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ जो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो आपको अगर लिखा हुआ चाहिए 1 लाइनर फॉर्म में, तो सब कुछ आपको मिलेगा। और स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स आपको दिया जा रहा है। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर आपको मैसेज करके बताना है कि सर हमें बैच चाहिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? सबसे आसान क्वेश्चन है ऑप्शन ए, NaHCO3, बेकिंग सोडा। इसे मीठा सोडा या फिर खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, Na2CO3 × 10H2O क्या है? तो यह है आपका धोने वाला सोडा। क्या है? धोने वाला सोडा। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि NaHCO3, इसका तो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन इसका IUPAC नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है, इसका IUPAC नाम पूछे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? बताइए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में होता है? तो इसका सही जवाब है सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। किसका होता है? सोडियम मेटाबाइसल्फेट। प्रभाव कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है क्या है? तो ये है सोडियम मेटासिलिकेट। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, सोडियम मेटासिलिकेट। अच्छा, साइट्रिक एसिड की बात करें, ये किस में होता है? टार्ट्रिक एसिड किस में होता है? तो इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड नींबू संतरा। ठीक है, नींबू संतरा में क्या होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को डैश कहा जाता है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, लगाइए इसका आंसर। तो पानी यानी कि जल, तो ज से जल, ज से जाइलम, तो पानी के लिए उत्तरदायी है जाइलम, और भोज्य पदार्थ के संवहन के लिए फ्लोएम। तो फिलहाल आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो पूरा डेट है 15 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1931 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो डेट है, सब डेट के बारे में आपको बता देते। जैसे 1929 में क्या हुआ था? तो एक लाहौर अधिवेशन, जो कि अक्सर पूछा जाता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसके बारे में डिटेल्स में नोट्स बनाकर आपको दे चुके हैं। ठीक है, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में ख़त्म। दूसरा वाला 1939 में स्टार्ट हुआ, 45 में ख़त्म। तो द्वितीय विश्व युद्ध में बोला गया है धुरी राष्ट्र का सदस्य कौन नहीं था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी, चाइना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश था? जर्मनी था, जापान था, इटली था, हंगरी था, ये सभी था, लेकिन चाइना नहीं था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, ये तो है। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि, इसका आंसर होगा राष्ट्र संघ का गठन। ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, सही सुमेलित करें। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आपको सही सुमेलित बताना है, इसमें से कौन सा है? तो गांधी युग की बात करें, अलग अलग बुक में आपको ये अलग अलग आंसर मिलेगा। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से 1916 से 1947 गांधी युग माना हुआ है। कहीं कहीं आपको मिलेगा 1915 से, ठीक है, कहीं कहीं आपको 1915 से 1948 तक भी मिलता है। 1915 से 1948 या 1916 से 1947। तो यहाँ पर जिस प्रकार से ऑप्शन में दिया है ये तो सही है। मोपला विद्रोह 1928 में नहीं हुआ था, ये 1921 में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 1925 में, ये वाला यहाँ पर होगा
1925 में, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921 नहीं 1920। तो यहाँ पर सुमेलित की बात करें तो सी वाला आपका सही सुमेलित है, हालांकि 1925 में यहाँ होगा, और गांधी युग, ये दोनों सही है। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। हमने बता दिया आंसर ए और सी दोनों होगा। चलिए आगे देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूड़ामन। अच्छा, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो 1707 अहमदनगर में। 1707 अहमदनगर वर्तमान महाराष्ट्र है, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो इसके पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? तो चूड़ामन के नेतृत्व में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग साथ में सेशन को लाइक करते हुए चलिए। बताइए प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो उसी को बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था ए हो ह्यूम के नेतृत्व में, ठीक है। ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता किया था WC बनर्जी ने। अच्छा, प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह क्या है? तो भारत के ऐसे टोटल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगा हुआ है। ऊपर गुजरात से स्टार्ट करेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। ऊपर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और इधर केरल। तो 5 राज्य इधर है और 4 राज्य इधर है, तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 4 इधर से, 5 इधर से, तो टोटल 9 है। तो पश्चिम साइड में जो 5 है इसमें से सबसे लंबा तटरेखा है गुजरात का। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, गुजरात का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये सिस्मोलॉजी कहलाता है। ये पहले भी बता चुके हैं, सिस्मोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? तो ये बना है लोनार झील, ठीक है। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है। चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा में। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है कहाँ पर? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर है समशीतोष्ण घास के मैदान में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन डैश में होता है? बताइए भारत में स्वर्ण का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डोडो क्या है? अच्छा, स्वर्ण उत्पादन में दूसरा स्थान किसका आएगा? तो आंध्र प्रदेश का, पहला कर्नाटक। तो डोडो क्या है? तो डोडो एक पक्षी है जो हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता है, जो कि विलुप्त हो गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलुप्त पक्षी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? बताइए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है, तीसरा गुजरात का,
चौथा कर्नाटक का। तो ये क्रम से ध्यान रखना है। और विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है पवन ऊर्जा में? तो चौथा स्थान रखता है अपना भारत पूरा विश्व में। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है नागपुर में। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है नागपुर में। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? बताइए। लोकसभा का कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। कई बार बता चुके हैं। कोरम का मतलब क्या होता है? वह न्यूनतम से न्यूनतम सदस्य जिससे सदन की कार्यवाही चल सकती है, उसी को कोरम कहा जाता है। तो लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, अगर उसका 1/10 सदस्य भी उपस्थित है तो लोकसभा का यानी जिस सदन में कार्यवाही होना है वो चल सकता है 1/10। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए, जिस समय ये क्वेश्चन टाइप किए थे उस समय कौन था बता देते हैं। उस समय था संजीव खन्ना। यानी कि आज अगर 14 मई है तो 13 मई का ये क्वेश्चन टाइप किया हुआ है, तो 13 मई तक कौन था? संजीव खन्ना। लेकिन जैसे आज की बात करें 14 मई, तो अभी नया है कौन? जस्टिस BR गवई। ठीक है, जिन्होंने 14 मई को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। और जस्टिस BR गवई की बात करें, फुल फॉर्म होता है भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 महीनों का होगा, जो कि 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। ठीक है, तो 52वें मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई। इससे पहले कौन थे? संजीव खन्ना 51 में। इससे भी पहले कौन थे? DY चंद्रचूड़। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, DY चंद्रचूड़ है, तो इसको काटिए। आपको ध्यान रखना है BR गवई। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राज्य का मुख्यमंत्री। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से आरंभ हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार आपको बता चुके हैं पॉलिटी क्लास में भी। तो राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा राज लागू करने वाला कौन? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, जहाँ 11 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो 3 तरह के आपातकाल है, कई बार बता चुके हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? चलिए बताइए। मूल रूप से तो 22 भाग ही है। अब जैसे भाग 4 की बात करें, फिर भाग आपने देखा होगा 4A, अगर इस तरह से मिलाएं तो 22 से भी अधिक है, लेकिन मूल रूप से आपको ध्यान रखना है 22 भाग ही है। तो आंसर आपको क्या करना है? 22 भाग। अनुसूची कितना है? तो 12 अनुसूची। कितना? 12 अनुसूची। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? बताइए। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिला अधिकारी होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, प्रत्येक राज्य में मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। ठीक है, जिसका अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर क्या होगा? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो ये है अनुच्छेद 21। क्या है? अनुच्छेद 21। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इसी के अनुसार नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21।
14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समानता है। 15 में क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर सभी को समानता मिलना, ये 15 में है। और 20 में अपराध के संबंधी अधिकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 1998 में हुई थी, जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? रूल ऑफ लॉ यानी विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। अभी हमने आपको बताया था आर्टिकल 14, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आखिरी क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? देखिए, भारतीय संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया, ठीक है, जो कि 2010 में लागू हुआ था। बनाया गया था 2009 में, लागू हुआ था 2010 में। इसके तहत 6 एवं 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये कई बार बता चुके हैं। अच्छा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आर्टिकल 21A है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित है, इसको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। इसी के तहत इसको जोड़ा गया था आर्टिकल 21A को। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, दोनों होना चाहिए, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और शिक्षा का अधिकार। तो ऑप्शन में यहाँ देखिए कूट तो दिया नहीं है, इसका आंसर ए और सी दोनों होगा, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा भी होगा और शिक्षा का अधिकार भी होगा, ये दोनों हो जाएगा, ए और सी। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 में से आज कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का नोट चाहिए, 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ, साथ में बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट चाहिए, और जो भी क्लास करा रहे हैं इसका PDF चाहिए आंसर के साथ में, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बता देते हैं एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा एप्लीकेशन है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, इस नाम से मिल जाएगा। इस प्रकार से लोगो, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए डाउनलोड कीजिए। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। कुछ भी समझ में ना आए तो इस पर डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हैं।